सेठ धनराज सिंह गांव के बहुत ही अमीर और दानवीर व्यक्ति थे। वो गरीबों की सदैव सहायता करते थे। सेठ धनराज के पास दुनिया भर की दौलत, सुख और संपत्ति थी। उनके जीवन में किसी चीज की कमी थी तो वो संतान की। उनकी कोई संतान नहीं थी। सेठ धनराज और उनकी पत्नी गौरी सदैव ही एक संतान के लिए प्रार्थना किया करते थे। गौरी आंगन में चारपाई पर बैठी उदास आंखों से आंगन को ही घूरे जा रही थी। तभी धनराज वहां आता है। अरे गौरी, ये तुम इतनी गौर से आंगन में क्या देख रही हो? देखिए ना, हमारा ये आंगन आज कितना सूना सूना लग रहा है। कैसी बात कर रही हो गौरी? हमारा आंगन तो हमेशा की तरह ही है, फिर आज ये तुम्हें सूना क्यों लग रहा है? परसों हमारे घर मेरी बहन मीना आई थी अपने दोनों बच्चों के साथ। 2 दिन तक हमारा ये आंगन उन बच्चों की किलकालियों से गूंज रहा था, लेकिन जब आज वो सभी चले गए तो हमारा ये आंगन फिर सूना हो गया। कितना अच्छा होता अगर हमारी भी एक संतान होती, फिर हमारा ये आंगन कभी खाली नहीं होता, कभी सूना नहीं होता। तुम निराश मत हो गौरी, ईश्वर से प्रार्थना करो, वो हमारी ये इच्छा भी जरूर पूरी कर देंगे। धनराज गौरी को दिलासा देकर वहां से चला जाता है। गांव में एक पेड़ के नीचे 3 लोग खड़े आपस में बातें कर रहे थे। इस बार की गर्मी तो जैसे कम होने का नाम ही नहीं ले रही। अरे भाई, गर्मी कम हो भी तो कैसे? बारिश का तो कोई अता पता ही नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा और बारिश नहीं हुई तो हमारे गांव में सूखा पड़ सकता है। गांव वालों को जिस बात का डर था वही होता है। बारिश ना होने के कारण गांव में सूखा पड़ जाता है। लोग भूख प्यास से परेशान होने लगते हैं। गांव वालों पर आई विपत्ति से सेठ धनराज भी बड़े चिंतित थे। हे ईश्वर, ये हमारे गांव पर ये कैसी विपत्ति आ गई। लोग इस भीषण गर्मी से तो पहले ही जूझ रहे थे और अब तो ये अनाज और पानी को भी तरस रही है। अपने गांव की हालत से मैं भी अनजान नहीं हूँ गौरी। ऐसी स्थिति में मैं लोगों को जो भी सहायता कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। मैंने गांव में कुछ नए कुएं खुदवा दिए हैं और गांव के लोगों को मुफ्त राशन बांटने का काम भी शुरू हो गया है। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी उनके दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आती है। कोई है इस घर में? जरा इस बूढ़ी को 2 घूंट पानी पिला दो। उसकी आवाज सुनकर गौरी और धनराज बाहर आते हैं। क्या हुआ माँ जी, क्या चाहिए आपको? अरे बड़ी दूर से चलकर आई हूँ बेटा, थोड़ा पानी पिला दो। रुकिए, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। गौरी पानी लेने अंदर चली जाती है। तुम सेठ धनराज सिंह हो ना? हाँ माँ जी, लेकिन आप मुझे कैसे जानती हैं? तुम्हें कौन नहीं जानता बेटा, पूरे गांव में तुम्हारी दानवीरता के चर्चे हैं। सूखा पड़ने से लोगों की भूखे मरने की नौबत आ गई थी, लेकिन तुमने आगे आकर पूरे गांव को संभाल रखा है। तभी गौरी एक गिलास में पानी लेकर आती है और बूढ़ी औरत को पानी पीने के लिए देती है। ये लीजिए माँ जी, पानी। भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करे बेटी। तुम्हारे घर आंगन में किसी चीज की कमी ना हो। बूढ़ी औरत गौरी को आशीर्वाद देकर वहां से चली जाती है और एक रोज धनराज को पता चलता है कि गौरी माँ बनने वाली है। ये सुनकर तो वो खुशी से झूम उठता है। आपको याद है, कुछ दिनों पहले हमारे घर में एक बूढ़ी औरत आई थी और उन्होंने हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होने का आशीर्वाद दिया था। हाँ तो आज हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो गई है। मैं माँ बनने वाली हूँ। जल्द ही 9 महीने गुजर जाते हैं और वो दिन भी आ जाता है जब गौरी माँ बनती है। उन्हें एक प्यारी सी बेटी हुई थी। धनराज उसका नाम काशी रखता है और अपनी पहली संतान की खुशी में एक बड़ा आयोजन करता है, जिसमें गांव के लोग और पंडित आते हैं।
पंडित गौरी और धनराज के पास आता है और काशी को देखकर धनराज से बोलता है। सेठ धनराज, तुम्हारी इस बेटी की किस्मत में बहुत ही कष्ट लिखे हैं। जब यह बड़ी हो जाएगी तो विवाह के पश्चात इसका दुर्भाग्य शुरू हो जाएगा। इसे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना होगा। हमने यहाँ आपको अपनी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है और आप इसके बारे में ये कैसी बातें कर रही हैं? हमारी मासूम सी बच्ची के साथ भला ऐसा क्यों होगा? इसका क्या कसूर है? ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि यही इसकी किस्मत में लिखा है। इसके जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब इसे बहुत संघर्ष करने होंगे। इतना कहकर पंडित जी तो चले जाते हैं, पर धनराज और गौरी बड़े परेशान हो जाते हैं। फिर धनराज सोचता है, मेरे पास तो इतना धन है, फिर भला मेरी बेटी कष्ट क्यों झेलेगी? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। लेकिन किस्मत का लिखा कौन ही बदल सकता है। देखते देखते कई साल गुजर जाते हैं और काशी बड़ी हो जाती है। धनराज उसके विवाह के लिए बहुत ही अमीर लड़के की तलाश करने लगता है। हमारे गांव के जमींदार ने अपने बेटे के लिए हमारी काशी का हाथ मांगा है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? नहीं गौरी, मैं अपनी बेटी का विवाह ऐसे घर में करूंगा जो हैसियत में हमसे भी ऊंचे हो। लेकिन आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? क्या आप अभी भी उस बात से परेशान हैं जो पंडित जी ने हमारी बेटी के जन्म के समय कही थी? देखिए, मैं तो कहती हूँ आप उन बातों को भूल जाइए और कोई अच्छा सा लड़का देखकर काशी का विवाह कर दीजिए। बाकी उसका अपना नसीब है, उसमें जो लिखा होगा वो तो होकर ही रहेगा। सेठ धनराज दूसरे गांव के एक अमीर व्यापारी अजीत से काशी का विवाह कर देते हैं। विवाह के बाद काशी अजीत के साथ उसके घर आ जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों में अचानक अजीत को व्यापार में बहुत बड़ा घाटा होता है और उसकी सारी दौलत चली जाती है। यहाँ तक कि उन्हें अपना घर भी गिरवी रखना पड़ता है और वो लोग हवेली से सीधा झोपड़ी में आ जाते हैं। तब धनराज सिंह उनसे मिलने आता है। ये सब अचानक क्या से क्या हो गया बेटी? मैं तुम दोनों को ऐसे हाल में नहीं देख सकता। मैं यहाँ तुम दोनों को अपने साथ ले जाने आया हूँ। तुम दोनों जब तक चाहो आराम से मेरे साथ चलकर रह सकते हो। आखिर वो भी तुम्हारा ही घर है। धन्यवाद पिताजी, पर मैं आपके साथ नहीं आ सकता। पर हाँ, अगर काशी जाना चाहे तो वह आपके साथ जा सकती है। पिताजी, ये मुश्किल परिस्थिति मेरे नसीब का हिस्सा है। हम मिलकर इसका सामना करेंगे। ऐसे कठिन समय में मैं अपने पति का साथ छोड़कर आपके साथ नहीं चल सकती। जब वे दोनों ही धनराज के साथ आने को तैयार नहीं होते तो वो मजबूर होकर वहाँ से वापस चला जाता है। काशी और अजीत अब बहुत ही गरीब थे। वे लोग कई रोज तक भूखे ही रहा करते थे। काशी, घर में कुछ खाने को हो तो दो मुझे। भूख के कारण मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। रुकिए, मैं कुछ लेकर आती हूँ। काशी कुछ सूखी रोटियां लाकर अजीत को खाने के लिए देती है, जिसे खाकर वो अजीब सा मुंह बना लेता है। यह कैसी रोटियां हैं काशी? बड़ा अजीब सा स्वाद है इनका। ये चोकर की रोटियां हैं। आटा खत्म हो गया था तो मैंने बचे हुए चोकर से ही ये रोटियां बना दी। ये सुनकर अजीत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे माफ करना काशी, तुम कितने बड़े घर की लड़की हो, कितने नाजों से अपने घर में पली हो, लेकिन मेरे साथ आज तुम्हें ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। आप ऐसा मत कहिए, ये सब हमारा अपना नसीब है। इसके लिए आप खुद को दोषी मत ठहराइए। कुछ दिन और ऐसे ही गरीबी में गुजर जाते हैं और फिर अचानक अजीत को एक अजीब सी बीमारी लग जाती है, जिसमें उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं और वो किसी अपाहिज की तरह सारा दिन बिस्तर पर ही पड़ा रहता है। काशी, मुझे प्यास लग रही है, थोड़ा पानी पिला दो। काशी घड़े से पानी लाकर चम्मच से उसे पिला देती है। क्या हमारे घर में कुछ खाने को बचा है? हे भगवान, घर में तो कुछ भी नहीं बचा है। अब मैं अपने बीमार पति को खाने के लिए क्या दूं? मुझे कुछ तो करना ही होगा। आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ।
काशी पड़ोस के घर खाना मांगने जाती है। मधु बहन, थोड़ा सा चावल दे दीजिए। तुम यहीं रुको, मैं लेकर आती हूँ। मधु एक कटोरी में चावल लाकर काशी को दे देती है। धन्यवाद बहन। काशी वो चावल लाकर अजीत को अपने हाथों से खिला देती है। भूख और गरीबी के कारण काशी की भी हालत अब बहुत खराब हो गई थी। उसे जब अपना और अपने पति का पेट भरने के लिए कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आया तो वो दूसरे गांव जाकर भीख मांगना शुरू कर देती है। भीख मांगकर उसे जो थोड़ा बहुत मिलता था उसी में वो अपना गुजारा करती है। एक दिन काशी भीख लेने के लिए किसी के दरवाजे के सामने खड़ी आवाज दे रही होती है। तब अंदर से वही बूढ़ी औरत निकल कर आती है जिसने काशी की माँ को आशीर्वाद दिया था। तुम कौन हो बेटी, और यहाँ क्या लेने आई हो? माँ जी, मुझे थोड़ा अनाज हो तो दे दीजिए। मैं तुमसे पहले तो कभी नहीं मिली, लेकिन तुम्हारा चेहरा मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। तुम किसकी बेटी हो? काशी बिल्कुल फटे हाल में थी। ऐसे में वे अपने अमीर पिता का नाम लेने से हिचकिचाती है, लेकिन बूढ़ी औरत को ये समझ आ जाता है और वो पहचान जाती है कि काशी किसकी बेटी है, और काशी की ऐसी हालत देखकर उस पर बड़ी दया आती है। तुम सेठ धनराज सिंह की बेटी हो ना? अपने पिता का नाम सुनकर काशी की आंखों से आंसू झलक पड़ते हैं। रो मत बेटी, सुख दुख सभी की किस्मत में लिखे होते हैं, लेकिन अब तुम परेशान मत हो। तुम्हारी किस्मत में जितना भी कष्ट लिखा था वो तुमने झेल लिया है। अब जल्द ही तुम्हारे दिन संवर जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। बूढ़ी औरत काशी को एक पोटली में अनाज बांध कर देती है और एक छोटी पोटली में कुछ औषधि देकर कहती है, ये लो बेटा, इस औषधि में हर बीमारी का इलाज है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ। काशी घर लौट आती है और वो औषधि अजीत को खिला देती है। धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार होने लगता है और वो फिर से पहले की तरह चलने फिरने लगता है। काशी घर में बैठी थी, तभी अजीत वहां आता है। काशी, तुम जानती हो, आज मैं शहर के एक बहुत बड़े व्यापारी से मिलकर आ रहा हूँ और वह हमारे साथ व्यापार भी करना चाहते हैं। लेकिन हमारे पास तो व्यापार में लगाने को बिल्कुल भी पैसे नहीं है। जानता हूँ काशी, लेकिन उन्हें हमसे पैसे नहीं चाहिए। वह चाहते हैं कि कुछ दिन मैं उनके साथ सलाहकार बनकर रहूं और इसके लिए वह हमें अच्छे पैसे भी देंगे। भगवान का लाख लाख धन्यवाद है, अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ काशी, कुछ पैसे हो जाने के बाद मैं फिर से अपना व्यापार शुरू करूंगा। हमारे वही पुराने दिन जल्दी ही वापस लौट आएंगे। इतना बोलकर अजीत काशी को गले लगा ले